हम में से बहुत से लोग जब छोटे थे तब हमें बताया गया था कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्लूटो, जिसे साल 1930 में डिस्कवर किया गया था, वो कभी 9th प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन साल 2006 में प्लूटो से 9th प्लैनेट का खिताब छीनकर उसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। प्लूटो का साइज इतना छोटा है कि वो सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में एक बच्चा लगता है। प्लूटो की डिस्कवरी भी बेहद इंटरेस्टिंग है। असल में साइंटिस्ट यूरेनस यानी कि 7th प्लैनेट के ऑर्बिट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। साल 1846 में हमारे 8th प्लैनेट नेपच्यून की डिस्कवरी के बाद भी यूरेनस के ऑर्बिट को समझा पाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उस समय ये अंदाजा लगाया गया कि नेपच्यून के पार भी एक प्लैनेट है, और वक्त के साथ नेपच्यून के पार वाले प्लैनेट प्लूटो को हमने खोज लिया। हमें लगा कि अब ये प्लैनेट यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को समझने में मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये प्लैनेट जरूरत से ज्यादा छोटा निकला। अब हम फिर से उसी मुश्किल में पड़ गए हैं जिस मुश्किल में 100 साल पहले पड़े थे। कोई तो बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट है जो यूरेनस और नेपच्यून को अलग ऑर्बिट में मूव करने के लिए मजबूर कर रहा है। बहुत से कैलकुलेशंस की मदद से वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि एक प्लैनेट उसके आसपास के दूसरे चंद्रमाओं और ग्रहों की वजह से किस तरह के ऑर्बिट में मूव करेगा। लेकिन सिर्फ यूरेनस और नेपच्यून ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कैलकुलेशंस के बिल्कुल परे जाकर अलग तरीके से मूव कर रहे हैं। बहुत से रिसर्चर्स पूरी तरीके से बिलीव करते हैं कि एक प्लैनेट 9 बाहर कहीं अंतरिक्ष के अंधकार में मौजूद है और वो प्लूटो से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब चूंकि इस प्लैनेट के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, इस वजह से इसे हम प्लैनेट एक्स भी कह सकते हैं। तो क्या प्लैनेट 9 सच में है? अगर है तो वो कैसा दिखता है, और तो और वो स्पेस में आखिर इतनी दूर कैसे पहुंच गया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि हमें पता कैसे चला कि प्लैनेट 9 जैसी चीज भी एग्जिस्ट कर रही है। मान लीजिए कि हमारा यूनिवर्स बिल्कुल खाली है। इसके अंदर केवल हमारा सूर्य है और उसके अराउंड रोटेट करती हुई केवल हमारी धरती। इस केस में न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटी और पृथ्वी और सूर्य के मास से हमें परफेक्टली ये पता चल जाएगा कि धरती कौन से ऑर्बिट में मूव करेगी। अब मान लीजिए कि इस सिस्टम में 2 और प्लैनेट्स जुपिटर और मार्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाए हैं। तो अब पृथ्वी का जो ऑर्बिट होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा और कैलकुलेशंस में फिट नहीं बैठेगा। न्यूटन की फिजिक्स क्लियरली बताएगी कि कुछ तो गड़बड़ है और किसी और तरह की ग्रेविटी ऑर्बिट को प्रभावित कर रही है। इस तरह से अगर हमने अभी तक मार्स और जुपिटर को डिस्कवर नहीं भी किया है, तब भी हम ये बता पाएंगे कि बाहर कुछ न कुछ तो मौजूद है। हर प्लैनेट का एक मास होता है और उसके साथ होती है उसकी ग्रेविटी। ग्रेविटी की रेंज इनफाइनाइट होती है, इसीलिए जो प्लैनेट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए उनकी ग्रेविटी पृथ्वी के ऑर्बिट को डायरेक्टली प्रभावित करेगी और हमें बता देगी कि कुछ तो डिस्कवरी होना अभी बाकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम पृथ्वी के ऑर्बिट को सही तरीके से माप पाएं तो हमें उसके ऑर्बिट के वो लोकेशंस भी मिल जाएंगे जहां सही तरीके से चीजें नहीं हो रही हैं। मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि इन हाइपोथेटिकल प्लैनेट्स की लोकेशन और मास क्या है। उस स्टेज में हम अपने टेलीस्कोप को उनकी डायरेक्शन में पॉइंट करके मार्स और जुपिटर को डिस्कवर कर पाएंगे। लेकिन उनकी डिस्कवरी के बाद भी पृथ्वी के ऑर्बिट की मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकेगा। तब हम अपनी थ्योरी को और बड़ा करेंगे और कहेंगे कि नहीं, जुपिटर के बाद भी इस यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं जिनकी डिस्कवरी होना अभी बाकी है। कुछ इसी तरह से प्लैनेट डिस्कवरी का साइंस काम करता है और इसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम में भी प्लैनेट्स डिस्कवर हुए थे। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को बहुत पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था क्योंकि उन्हें आकाश में देखा जा सकता था। लेकिन यूरेनस को 18वीं सदी में डिस्कवर किया गया क्योंकि आंखों से उससे ऊपर नहीं देखा जा सकता था। उसकी डिस्कवरी के बाद थियोरेटिकल फिजिक्स और टेलीस्कोप में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई और वैज्ञानिकों को पता चल गया कि यूरेनस के ऑर्बिट में कुछ तो गड़बड़ है और कोई बाहरी चीज उसे अफेक्ट कर रही है। इस तरह से नेपच्यून ऐसा पहला प्लैनेट बन गया जिसे केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर डिस्कवर किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपच्यून को अच्छे से ऑब्जर्व करने से पहले ही वैज्ञानिकों ने उसके साइज और लोकेशन के बारे में बता दिया था। इसी वजह से साल 1846 में नेपच्यून की डिस्कवरी हो पाई।
लेकिन इसके बाद भी यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। उसके बाद प्लूटो डिस्कवर हुआ और फिर बदकिस्मती से हमें पता चला कि ये तो बहुत छोटा प्लैनेट है और इसकी वजह से ऑर्बिट्स पर ज्यादा असर नहीं हो रहा। तभी से इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट एक्स यानी प्लैनेट 9 की खोज शुरू है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लैनेट 9 जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, और शायद हमने जो प्लैनेट्स को ढूंढने का मैथमेटिकल मॉडल बनाया है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम्स हों। लेकिन ऐसा होने के भी चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि हमारी ऑर्बिटल मैकेनिक्स को समझने की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है और सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स की मूवमेंट को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। कुछ हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर्स ने सजेस्ट किया कि हो सकता है कि शायद एक बेहद ही छोटा ब्लैक होल हो जिसका मास नेपच्यून जितना है, उसकी वजह से ऑर्बिट में ये एनोमलीज देखी जा रही हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने छोटे ब्लैक होल का मास हॉकिंग रेडिएशन की वजह से कब का खत्म हो चुका होता। हालांकि ऐसे बहुत से खोजकर्ता भी हैं जो मानते हैं कि प्लैनेट 9 के होने की संभावना नहीं के बराबर है और जरूर हमारे डेटा में ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि प्लैनेट 9 जैसी चीज सोलर सिस्टम में बिल्कुल हो सकती है। माना जाता है कि ये प्लैनेट 9 केवल यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट को ही अफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे कि प्लूटो को भी अफेक्ट कर रहा है। इन दूर के ऑब्जेक्ट्स को ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट या TNO भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स नेपट्यून के पार ऑर्बिट कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस कहती हैं कि ये TNOs भी उस तरह से ऑर्बिट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बताती हैं। साल 2016 में कैलटेक के 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने ये थ्योरी दी कि एक 9th प्लैनेट जो पृथ्वी से 4 या 5 गुना बड़ा है और जो सूर्य और पृथ्वी के कंपैरिजन में 360 से 620 गुना दूर है, वो सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ ऐसा ही एक प्लैनेट बहुत से TNOs के ऑर्बिट को एक्सप्लेन कर पाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर इस तरह का कोई प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है तो वो इतना दूर कैसे पहुंच गया। माना जाता है कि प्लैनेट 9 भी दूसरे लार्ज प्लैनेट्स की ही तरह सन के करीब बना था, लेकिन जुपिटर और सैटर्न के कांटेक्ट में आने के बाद ये उछलकर दूर चला गया। बहुत सारे सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस इस पॉसिबिलिटी को सच मानते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये प्लैनेट बिलियन साल पहले सूर्य के बजाय किसी दूसरे स्टार के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता था और इन दोनों तारामंडलों के कांटेक्ट में आने के बाद अब वो प्लैनेट उस स्टार से छूटकर सूर्य के अराउंड आ गया है। और थ्योरीज कहती हैं कि प्लैनेट 9 एक रोग प्लैनेट था जो यूनिवर्स में भटक रहा था, लेकिन तभी सूर्य की ग्रेविटी ने उसे अपने ऑर्बिट में कैद कर लिया। चलिए अब अगर ऐसा मान लेते हैं कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है तो अब वो दिखता कैसा होगा। हमें किस टाइप के प्लैनेट की खोज करनी चाहिए कि प्लैनेट 9 हमें मिल जाए। जैसा कि हमने देखा कि प्लैनेट 9 सूर्य से बहुत ही दूर है, इसीलिए वो बहुत ही कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रात में एक अच्छे से टेलीस्कोप से भी उसे देख पाना लगभग नामुमकिन होगा। वैज्ञानिकों ने 3 पॉसिबिलिटीज सामने रखी हैं कि प्लैनेट 9 कैसा दिखता होगा। सबसे पहला तो ये कि ये एक रॉकी प्लैनेट हो सकता है, बिल्कुल पृथ्वी के जैसा, बस फर्क इतना होगा कि वो पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। एक्सोप्लैनेट का डेटा हमें कहता है कि रॉकी सुपर अर्थ हमारी गैलेक्सी में बहुत ही कॉमन है और एक ऐसा ही प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में भी होना चाहिए था। शायद हो सकता है कि ये प्लैनेट 9 वही मिसिंग प्लैनेट हो। अगर ऐसा होगा तो वो बेहद ही काला होगा। एंशिएंट लावा इस प्लैनेट पर सूख गया होगा और पूरे प्लैनेट को ढक दिया होगा। लेकिन इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर सभी सुपर अर्थ अपने स्टार के पास ही पाए जाते हैं, तो प्लैनेट 9 जैसा रॉकी प्लैनेट इतना दूर कैसे पहुंच गया, हमें ये एक्सप्लेन करना होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्लैनेट 9 आउटर सोलर सिस्टम में मौजूद बर्फ से बना हो। अगर ये प्लैनेट सच में बर्फ से बना होगा तो एक संभावना ये भी होगी कि इस बड़े प्लैनेट के अंदरूनी सतह पर एक ओशियन हो और जहां लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हो। बिल्कुल कुछ ऐसा ही जुपिटर के एक मून यूरोपा के साथ भी देखा गया है। आखिरी संभावना ये है कि ये एक गैस जाइंट प्लैनेट है, बिल्कुल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की तरह। ये बिल्कुल एक मिनी नेपट्यून की तरह हो सकता है, जिसका कोर रॉक का बना है और जिसका एटमॉस्फेयर बेहद ही मोटा है। इसका एटमॉस्फेयर बेहद ही ट्रांसपेरेंट होगा, जिस वजह से ये बेहद ही कम लाइट रिफ्लेक्ट करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह का प्लैनेट बेहद ही ठंडा होगा और इतने कम टेम्परेचर में जितने भी हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी सरफेस पर आ जाएंगे,
केवल लाइटर मॉलिक्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम ही वायुमंडल में होंगे। अगर प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है तो वो इन्हीं 3 टाइप के प्लैनेट्स में से किसी एक की कैटेगरी में आएगा। लेकिन पहले हमें ये प्लैनेट मिल तो जाए। तो इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट की सभी थ्योरीज अभी तक केवल थ्योरी ही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।